नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। तो यूपी सरकार के गठन को लेकर दिल्ली में बड़ी बैठक चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां भाजपा मुख्यालय पर यह बड़ी बैठक जारी है। शपथ ग्रहण की तारीख और मंत्रिमंडल पर चर्चा की जा रही है और यह बताया जा रहा है कि योगी मंत्रिमंडल पर आखिरी मुहर भी इसी बैठक में लग सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर, थोड़ी देर में भाजपा मुख्यालय पर बड़ी बैठक की खबर मिल रही है, जहां पर यह जानकारी है कि शपथ ग्रहण की तारीख से लेकर मंत्रिमंडल पर चर्चा होने के साथ आखिरी मुहर भी लग सकती है। तो देखिए, यूपी सरकार के गठन को लेकर दिल्ली में बड़ी बैठक जारी है और बताया यह जा रहा है कि शपथ ग्रहण की तारीख से लगाए मंत्रिमंडल पर चर्चा चल रही है और इसी बैठक में आखिरी मुहर भी लग सकती है, जिस पर चर्चाओं का दौर जारी है। थोड़ी देर में भाजपा मुख्यालय पर बड़ी बैठक की भी खबर आ रही है और बताया जा रहा है कि शपथ ग्रहण की तारीख और मंत्रिमंडल पर आखिरी मुहर भी लग सकती है। तो इसी बड़ी बैठक पर नजर बनी हुई है, जहां पर अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शपथ ग्रहण की तारीख हो या मंत्रिमंडल, इस पर इसी बैठक में चर्चा चल रही है और आखिरी मुहर भी एक बड़ी बैठक में लग सकती है। भाजपा मुख्यालय पर बड़ी बैठक की इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। शपथ ग्रहण की तारीख हो या मंत्रिमंडल पर चर्चा, इसे फाइनल टच दिया जा सकता है, यह जानकारी आ रही है। तो योगी मंत्रिमंडल पर क्या स्वरूप होगा, किन नामों के साथ ये मंत्रिमंडल सामने आएगा, इन तमाम चीजों पर चर्चा मंथन के बाद बड़ी जानकारी ये है कि यहां आखिरी मुहर भी लग सकती है, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। और थोड़ी ही देर में बताया जा रहा है कि मुख्यालय पर भी बड़ी बैठक होनी है, जहां पर इन तमाम चर्चा और मंथन के बाद किसी निष्कर्ष पर भी निकला जा सकता है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की, जहां यूपी सरकार के गठन को लेकर ये बड़ी खबर आ रही है। भाजपा मुख्यालय पर बड़ी बैठक। चलिए हम रुक करते हैं हमारे सहयोगी अविनाश का और जानकारी लेते हैं कि अभी क्या चल रहा है लखनऊ को लेकर दिल्ली में। जी अविनाश। जी देखिए, अगर बात करें तो पिछले तकरीबन 40 मिनट से ये बैठक जारी है, जहां पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इसके अलावा अगर बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल और दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा, उनके साथ अगर बात करें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद हैं और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष और इसके अलावा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और संगठन प्रभारी राधा मोहन सिंह, ये सभी नेता यहाँ पे मौजूद हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सबसे पहले चर्चा हो रही है, जो चुनावी नतीजे आए हैं उसका विश्लेषण किया जा रहा है कि किस तरीके से ये जो नतीजे रहे हैं भाजपा के पक्ष में कितने गए हैं और भाजपा को नुकसान कहां हुआ है और जो नुकसान हुआ है वो किस वजह से हुआ है। क्या जो सहयोगी दल रहे हैं, अपना दल और निषाद पार्टी, इनका वोट बैंक किस तरीके से बीजेपी में ट्रांसफर हुआ है और बीजेपी का वोट बैंक किस तरीके से इन दोनों सहयोगी गठबंधन को गया है, तो इसका विश्लेषण किया जा रहा है। खासतौर से अगर आप देखें तो दो महत्वपूर्ण जिले ऐसे रहे जहां पे बीजेपी क्लीन स्वीप हुई है, यानी कि बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत सकी है। उनमें कौशाम्बी जिला है और गाजीपुर जिला है। वैसे तो अगर बात करें तो टोटल 5 जिले हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जहां बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत सकी है। उनमें आजमगढ़ है, कौशाम्बी है, गाजीपुर है, मऊ है, अंबेडकर नगर है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सकी है, लेकिन 2 जिले इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि कौशाम्बी जिले से ही आते हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जो कि 2017 में प्रदेश अध्यक्ष थे और उनकी अगुवाई में प्रचंड बहुमत मिला था। और इस बार वो जब सरकार में कैबिनेट मंत्री थे और इसके अलावा डिप्टी सीएम थे, तो फिर ऐसे में क्या हुआ कि उनके जिले में तीनों सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई और खुद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हार गए और उस शख्स के सामने चुनाव हार गए जो कौशाम्बी जिले में एक दिन भी चर्चा में नहीं रहा, यानी कि पल्लवी पटेल एक दिन भी चुनाव से पहले चर्चा में नहीं रही कौशाम्बी जिले में। और वो आती हैं बाहर से, उनको बाहरी कैंडिडेट बताया जाता है, जबकि वो चुनाव हरा के चली जाती हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को। तो इसका विश्लेषण हो रहा है। इसके साथ साथ गाजीपुर जिला चूंकि महत्वपूर्ण जिला इसलिए है कि वहां से कभी सांसद रहे हैं और केंद्रीय मंत्री थे मनोज सिन्हा, इस समय जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं, तो उनके जिले में ऐसे क्या रहा कि 7 सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई। तो इन तमाम सारी चीजों को लेकर विश्लेषण किया जा रहा है। और इसके साथ सबसे महत्वपूर्ण यह रहा कि 10 मंत्री चुनाव हारे हैं, 10 मंत्री और एक डिप्टी सीएम को मिला लीजिए, कुल 11 लोग चुनाव हारे हैं जो कि सरकार में हिस्सा रहे हैं और उनके काम के प्रभाव पूरे उत्तर प्रदेश में रहा है। तो क्या कारण रहा है कि वो चुनाव हार गए, इसका भी मंथन किया जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से किसान आंदोलन हुआ था, गन्ना किसानों ने भी आंदोलन किया और इसके साथ साथ कहा यह भी जा रहा था कि जाट समुदाय नाराज है, जिनको मनाने के लिए दिल्ली में सांसद प्रवेश वर्मा के घर में बैठक हुई थी। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में परिणाम भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल आए हैं, जबकि पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ है। तो पूर्वांचल की क्या बात समझ नहीं पाए थे जो संगठन के लोग हैं कि वहां पे नुकसान हो गया और पश्चिम में, जबकि जहां कहा जा रहा था कि
कि नुकसान होगा, वहां पे नुकसान नहीं हुआ है, तो इसको लेकर के विश्लेषण किया जाएगा। और फिर दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरीके से एमएलसी के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो किसको एमएलसी का टिकट दिया जाए, जिससे कि जो संगठन में तमाम सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको विधानसभा का टिकट नहीं दिया जा सका और काफी लंबे समय से वो संगठन के लिए काम करते हुए आ रहे हैं, अपना जो है दिन रात पार्टी के लिए एक लगाए हुए हैं, पार्टी को ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं अब पुरस्कृत किया जाएगा, जिनमें कई सारे युवा भी हैं और कई सारे वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं, तो उनके नामों को लेकर के भी मंथन हो रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो मंत्रिमंडल में किस तरीके से समायोजन किया जाए सहयोगी दलों का, जिसमें अपना दल शामिल है, निषाद पार्टी शामिल है, अपना दल के 12 विधायक जीत कर आए हैं, जबकि निषाद पार्टी के 6 विधायक जीत के आए हैं, तो उनका किस तरीके से समायोजन मंत्रिमंडल में किया जाए, कितने पद दिए जाए, क्योंकि पिछली दफा अगर देखें 17 से 22 में तो अपना दल को सिर्फ एक मंत्रिमंडल मिला था, जबकि इस बार ज्यादा की डिमांड हो रही, तो उनको कितना मंत्रिमंडल पद दिया जाए, 2 दिया जाए या 3 दिया जाए, जो नई सहयोगी दल है निषाद पार्टी उसको कितने मंत्री पद दिए जाए, तो तमाम सारी चीजों को लेकर विश्लेषण किया जा रहा है और एक मोटा मोटा नाम भी यहाँ पे तय किया जाएगा कि किनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, कौन से नए चेहरे संभावित हो सकते हैं जिनको मौका दिया जाना चाहिए, जो लोग चुनाव हार गए उनकी जगह पे किनको लाया जाए जिससे कि वो सारे समीकरणों को साध सके। तो इन सभी चीजों को लेकर के बैठक हो रही है और अभी 40 मिनट इस बैठक हुए हैं और तकरीबन अगर अभी बात करें 2 से 2.5 घंटा ये बैठक और चलेगी, कम से कम समय और ज्यादा भी हो सकता है। तो तमाम सारी चीजों का अभी विश्लेषण चल रहा है और अभी अगर बात करें तो पश्चिम क्षेत्र और इसके अलावा अगर बात करें तो ब्रिज क्षेत्र, इसको लेकर के विश्लेषण चल रहा है कि किस तरीके से पश्चिम में परफॉर्मेंस रहा है, किस तरीके से ब्रिज में क्षेत्र में परफॉर्मेंस रहा, क्योंकि पश्चिम क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ से भी गन्ना मंत्री रहे सुरेश राणा, वो चुनाव हार गए हैं, तो क्या कुछ वजह रहा है, इन तमाम सारी चीजों को लेकर के विश्लेषण किया जा रहा है। और इसके बाद फिर बात करें तो एमएलसी उम्मीदवारों के नाम पर विश्लेषण किया जाएगा और फिर अंत में जो सहयोगी हैं उनको मंत्रिमंडल में पद दिए जाने को लेकर और जो मंत्रिमंडल का गठन होना है उसको ले जाने को लेकर कि कौन संभावित चेहरे हो सकते हैं उस पर मंथन किया जाएगा। लेकिन जो मंत्रिमंडल का गठन होना है उस पर अंतिम और फाइनल मुहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जब बैठक होगी, गृह मंत्री अमित शाह की, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री वीएल संतोष की, तो उस पर लगाया जाएगा, क्योंकि पिछले 2 दिनों से बैठक प्रधानमंत्री आवास पर चल रही है। परसों अगर बात करें तो उत्तराखंड को लेकर भी कई घंटे तक बैठक चली, कल भी कई घंटों तक बैठक चली कि जिन 4 राज्यों में जानकारी और बहुत सारी चीजें, चर्चाओं का जो दौर चल रहा है, इस पर फाइनल मुहर क्या लगना है, इसी पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और बहुत डिटेल में सारी चीजों को देखने, समझने, परखने के बाद ही कोई आमूल चूल परिवर्तन होगा या फिर पुरानी चीजों पर भरोसा जताया जाएगा। ये सस्पेंस अभी बरकरार दिखाई देता है, इसीलिए आप नजर बनाए रखिएगा। टाइम टू टाइम हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अविनाश, फिलहाल शुक्रिया जो जानकारी आपने दी है। बात करें उत्तराखंड के सभी सांसद गृह मंत्री अमित शाह से मिले हैं और सभी सांसदों की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई है, जहां पर हालात क्या है उत्तराखंड की, इस पर चर्चा भी हुई है। करीब आधा घंटा तक ये बैठक चलने के बाद अब ये बताया जा रहा है कि उत्तराखंड की राजनीतिक स्थिति पर भी चर्चा मंथन का दौर चल रहा है। उसमें एक चरण ये भी है कि सांसदों को बुलाया गया और सांसदों से आधे घंटे तक बातचीत की गई है, चर्चा चली है। और जिस तरीके से यूपी और उत्तराखंड को लेकर दिल्ली में हाईकमान लगातार सक्रिय हैं और हर लेवल पर मीटिंग चल रही है, तो उत्तराखंड की आप बात करते हैं तो यहां सांसदों को बुलाया गया, आधे घंटे तक उनसे सलाह मशवरा किया गया, जिसकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं। सांसदों की मौजूदगी में आधे घंटे तक गृह मंत्री से उनसे चर्चा हुई है, बातचीत हुई है, जो राजनीतिक स्थितियां हैं, जो कंडीशन है या उनके अपने फीडबैक हैं, जो अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, वो भी शेयर करते हुए नजर आए हैं। बताया जा रहा है कि हर एक लेवल पर चर्चाओं का दौर चलेगा, बैठक होगी, तब जाके किसी निष्कर्ष पर निकलना होगा। उन्हीं में से एक रहा सांसदों से ये मुलाकात, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का राज्य सरकार को निर्देश जारी हुआ है, जहां राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति दर्जा देने के आदेश सामने आए हैं। सरकार 2 महीने के भीतर फैसला ले, हाईकोर्ट का ये कहना है। देखिए, भर और राजभर जाति को लेकर हाईकोर्ट का ये एक बड़ा आदेश, जहां इन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के आदेश सामने आए हैं। सरकार 2 महीने के भीतर इससे लेकर के फैसला भी सुनाए, हाईकोर्ट का ये कहना है। देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट का राज्य सरकार को निर्देश, ये बड़ी खबर, जहां भर और राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का आदेश है। ज्यादा जानकारी सहयोगी मोइन से लेते हैं। तो मोइन, ये कितना बड़ा फैसला है और किस तरीके से देखा जाए? देखिए, पिछले साल ही केंद्र सरकार ने कई पिछड़ी जातियों को एससी कैटेगरी में डाले जाने के लिए राज्यों को अधिकार दे दिया था। इसी के तहत ये जनहित याचिका दाखिल की गई और ये कहा गया कि हाईकोर्ट इस मामले में दखल दे। जो राजभर
भर और राजभर जातियां हैं उनको ओबीसी से हटाकर एससी कैटेगरी में डाला जाए। तो इस वजह से ये याचिका दाखिल की गई, ताकि अगर एससी कैटेगरी में जाएंगे तो वहां इनको ज्यादा फायदा मिल सकेगा आरक्षण का। तो हाईकोर्ट ने इस मामले में सीधे तौर पर कोई दखल नहीं दिया, बल्कि केंद्र सरकार से यह कहा है कि वो इस मामले में उचित निर्णय ले। 2 महीने का वक्त दिया है, 2 महीने के बाद अगर कोई सरकार इस मामले में निर्णय नहीं लेती है तो जो याचिका करता है वो नए सिरे से याचिका दाखिल कर सकते हैं। बहरहाल कोर्ट ने ये याचिका जो है वो निस्तारित कर दी है और केंद्र जो है वो केंद्र के पाले में है। केंद्र सरकार को इस बारे में फैसला लेना होगा। बिल्कुल मोइन, तो देखिए ये बड़ी जानकारी है, जहां भर राजभर के लिए एससी कैटेगरी में इसे ले आना होगा। और इस पूरे मामले की जो कह सकते हैं, जैसा हमारे सहयोगी बता रहे मोहम्मद मोइन, ये जो गेंद है अब केंद्र के पाले में है, जिसे लेकर के अब निगाहें टिकी हुई हैं कि 2 महीने के भीतर केंद्र सरकार इस पर क्या स्टैंड लेता है। मोइन, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के बाद अब एमएलसी चुनाव के लिए भी रणनीति तैयार होने लगी है। भाजपा के प्रचंड जीत के बाद अब यूपी एमएलसी चुनाव के लिए भी सियासी मैदान सज करके तैयार है। इधर वाराणसी से एमएलसी के चुनाव के लिए पूर्व विधायक अन्नपूर्णा सिंह ने नामांकन किया। साथ में अपने पति चर्चित विधायक ब्रजेश सिंह का भी पर्चा दाखिल किया है। विधायक ब्रजेश सिंह इस समय जेल में है। तो देखिए, माफिया ब्रजेश सिंह और उनकी पत्नी अन्नपूर्णा सिंह ने नामांकन दाखिल किया और एमएलसी चुनाव में जीत का भी उन्होंने दावा किया है। चुनाव के नामांकन का दिन है और आप देखिए अन्नपूर्णा सिंह जी, इन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया है। तो नामांकन दाखिल कर लिया आप? बिल्कुल। अन्नपूर्णा जी, ब्रजेश सिंह जी का भी नामांकन दाखिल? जी जी। तो आपके परिवार से 2 लोगों ने नामांकन दाखिल? हाँ जी। तो चलते चलते बात करते हैं। तो एक चीज़ जानना चाहेंगे कि जीत को लेकर कितनी आश्वस्त? पूरा आश्वस्त है। जनता हमारे साथ है तो पूरा आश्वस्त है। अगर बात करें तो ये जो सीट है एक लंबे समय से, बल्कि यूँ कहें कि 1998 से आपके परिवार के पास है, तो इस जीत के पीछे की वजह हम जानना चाहेंगे कि किस तरह? जनता की वजह से। जनता का अपील हमसे हमेशा रही कि आप लड़िए, आपका परिवार साथ में रहे, तो जनता की वजह से आशीर्वाद दिया जनता ने, हमने आगे बढ़ते। एक परिवार से 2 लोगों ने नामांकन दाखिल किया, तो कैसे इसको हम कैसे कि मतलब 1-2 अगर उनका नामांकन खारिज हो तो आपके साथ? एक ही लड़ेंगे। एक ही लड़ेंगे। आपस में सपोर्ट रहेगा? सपोर्ट पूरा फुल रहेगा। आपस में सपोर्ट? बिल्कुल बिल्कुल। तो जीत के लिए आश्वस्त भी हैं, जनता इनके साथ है और इनका ये विश्वास है कि इस बार भी जीत इन्हीं की होगी। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा। उधर समाजवादी पार्टी ने विधान परिषद चुनाव में इलाहाबाद कौशाम्बी सीट पर मौजूदा एमएलसी वासुदेव यादव को एक बार फिर से उम्मीदवार बनाया है। वासुदेव यादव ने आज अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया। नामांकन के वक्त पार्टी के तमाम नेता उनके साथ मौजूद रहे और वासुदेव यादव ने इस मौके पर एबीपी गंगा से की गई खास बातचीत में ये दावा भी किया कि जिस तरीके से हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को पोस्टल बैलेट वोटों में बढ़त हासिल हुई है, उसी तरह से बैलेट पेपर से होने वाले इस चुनाव में भी कामयाबी मिलेगी। समाजवादी पार्टी ने विधान परिषद चुनाव में इलाहाबाद कौशाम्बी सीट से निवर्तमान एमएलसी वासुदेव यादव को एक बार फिर से प्रत्याशी बनाया है। वो आज अपना नामांकन कर रहे हैं। वासुदेव जी हमारे साथ हैं, बताइए किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? समाजवादी पार्टी की नीतियां स्पष्ट हैं। हम लोग गांव के किसानों के लिए, गरीबों के लिए, बेरोजगारों के लिए, वंचित तबके के लोगों के लिए, लघु उद्यमियों के लिए और हमारे जो छोटे छोटे पत्रकार हैं उनके लिए भी हम उनके हितों की रक्षा के लिए काम करते हैं और न्याय दिलाने का काम करते हैं। और अभी विगत चुनाव में समाजवादी पार्टी को बैलेट पेपर के माध्यम से 304 विधानसभाओं में आशातीत सफलता मिली है और विधान परिषद का जो चुनाव है ये बैलेट पेपर के माध्यम से होने जा रहा है। मैं जनता के बीच जाकर के अपनी पार्टी की नीतियों को बताऊंगा। ये बताइए कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, इसके लिए क्या मांग कर रहे हैं आप? फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए ये चुनाव हमारे जो साथी हैं, गांव-गांव के लोग हैं, हम रखवाली करेंगे, बैठेंगे बूथ पर और बिल्कुल न्यायपूर्वक होगा। ये मतदान बैलेट पेपर से होगा और गोपनीय होता है। मुझको पूरा विश्वास है कि अभी जो जनता हमारी उत्साह से लवरेज हमारे प्रति है, पार्टी के प्रति, हम लोग हारे नहीं हैं। हम लोग कहीं न कहीं से हराए गए हैं, छले गए हैं और इस चुनाव में हमारे मतदाता इसका भरपूर अपना बदला लेंगे।
वासुदेव यादव जी दावा कर रहे हैं कि सरकार भले ही भारतीय जनता पार्टी की हो, लेकिन इस चुनाव में जनता के नुमाइंदे वोट करते हैं। समाजवादी पार्टी ने अपनी सरकारों में जो कामकाज किया उसका फायदा उन्हें मिलेगा और वो जीत जरूर हासिल करेंगे। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। तो वृंदावन के परिक्रमा मार्ग में भी होली का हुड़दंग देखा गया। यहाँ पर हुरियारों की टोली से बातचीत की है एबीपी गंगा संवाददाता गुंजन दीक्षित ने। होली के इस मौके पर जितना उत्साह आपको मथुरा वृंदावन के मंदिरों में नजर आएगा, उतना ही उत्साह इस परिक्रमा मार्ग में भी नजर आएगा। लाखों श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए अलग अलग जगह से गाते बजाते हुए होली के उत्सव को मना रहे हैं। हर जगह पर जयकारे लगाए जा रहे हैं और इसी बीच गाना बजाना भी हो रहा है। तो चलिए सीधे अब इसी गाने बजाने को आपको सुनाते हैं। अंकल जी, होली पे क्या सुनाएंगे आप? मैं राधे किशोरी की शरण में आया हूँ आज, और सौभाग्य है मेरे साथियों का। आए कहाँ से आप? मैं इगलास से आया हूँ, तहसील इगलास से। कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है राधे किशोरी की शरण में आए हुए, और वृंदावन की नगरी है ये। मैं यहाँ आया हूँ, प्रतिवर्ष हर वर्ष आता हूँ मैं होली सुनाना चाह रहा हूँ। होली खेल रहे नंदलाल मथुरा की कुंज गली। बिल्कुल बिल्कुल, और सभी सहयोगी साथ दें। होली खेल रहे नंदलाल मथुरा की कुंज गलिन में। मथुरा की कुंज गलिन में, गोकुल की कुंज गलिन में, मथुरा की होली खेल रहे नंदलाल मथुरा की कुंज गलिन में। जाने भर पिचकारी मारी, मेरी चूंदर सुरख बेगारी। जाने भर पिचकारी मेरे मुख से मलो गुलाल, मथुरा की कुंज गलिन में। मथुरा की कुंज गलिन में होली खेल रहे नंदलाल, मथुरा की कुंज गलिन में। जाने सबरे ग्वाल बुलाए, गालन पे रंग लगाए। जाने सबरे गालन पे रंग लगाए। कानन चोली कर दई लाल, मथुरा की कुंज गलिन में। कानन मथुरा की कुंज गलिन में, मथुरा की कुंज गलिन में, गोकुल की कुंज गलिन में, मथुरा की